दोस्तों, ईरान को रातों रात तबाह करने की धमकी देने वाले ट्रंप को आखिरकार ईरान के आगे सरेंडर करना पड़ा, झुकना पड़ा और पहली बार ईरान की शर्तों पर अमेरिका को युद्ध विराम करना पड़ रहा है। अब 14 दिन का ये युद्ध विराम ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, बल्कि मैं कहूँगा ऐतिहासिक जीत है। और सच्चाई ये है कि मध्य और पश्चिम एशिया में, पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे मिडिल ईस्ट में अब ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। और दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि ईरान की इस जीत के पीछे उसकी जो मिसाइल ताकत है, मिसाइल पावर है, वो निर्णायक रही। क्योंकि जहां मिसाइल से, हाइपरसोनिक मिसाइल के दम पर इजराइल का आयरन डोम भेद दिया, रडार सिस्टम नष्ट कर दिए, इजराइल की कमर तोड़ दी, वहीं अमेरिका के कई जहाज एक के बाद एक ईरान गिराता चला गया। और कह सकते हैं आप, इस मिसाइल ताकत ने मजबूर कर दिया मिस्टर ट्रंप को झुकने के लिए। और दोस्तों, जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि ट्रंप जो कुछ घंटे पहले ये कह रहे थे कि नेस्ता नाबूद कर दूंगा ईरान को, वहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, उस ईरान के आगे ना सिर्फ वो झुकते हैं बल्कि ट्वीट करके, बयान जारी करके कहते हैं कि एग्रीमेंट कंसर्निंग लॉन्ग टर्म पीस विद ईरान एंड पीस इन द मिडिल ईस्ट, वी हैव रिसीव्ड अ 10-point प्रपोजल फ्रॉम ईरान एंड बिलीव इट इज़ अ वर्केबल बेसिस। कि हमने 10 पॉइंट का प्रोग्राम रिसीव किया है ईरान से और हम उस पर काम कर रहे हैं। यानी अपनी 15 शर्तें जो उन्होंने रखी थी, जिसको ईरान ने खारिज कर दिया, मिस्टर ट्रंप को भूल गए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रंप बेसिकली हार गए, घुटने टेक दिए उन्होंने ईरान के आगे। अब दोस्तों, ईरान के लिए ये एक बड़ी ऐतिहासिक जीत क्यों है? और मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा रोल मुस्तबा खामनाई का भी है, जिनकी तबीयत नासाज है, उसके बावजूद उनका जो एक डायरेक्शन रहा इस्लामिक सेना के लिए। लेकिन इससे बड़ा रोल अब्बास अराक्ची का भी रहा है। और मैं स्वयं कहूँगा, खुद कहूँगा कि दुनिया का दिल जीता है अब्बास अराक्ची, जो विदेश मंत्री, उनका जो स्टांस रहा है। अब्बास अराक्ची ने ट्वीट करके कहा कि हाँ, वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। ईरान की सुप्रीम काउंसिल इस बात को मान गई है। लेकिन जो बड़ी बात है वो है ये जो 10 पॉइंट्स प्रपोजल है, ये जो 10 शर्तें रखी, और ये 10 शर्तें जिस तरह से कबूल की हैं ट्रंप ने, जिस तरह से इसको कबूल किया है सऊदी अरब ने, टर्की ने, इजिप्ट ने, और पाकिस्तान जब इन शर्तों को चाइना के पास ले गया और चाइना ने मोहर लगाई, ट्रंप ने इन शर्तों को माना। इसमें कुछ शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ईरान का कहना है कि ना सिर्फ हमारे खिलाफ युद्ध विराम, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा, यमन में हूती के खिलाफ भी आपको युद्ध विराम करना पड़ेगा। ये बड़ी जीत है। और ईरान की बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है कि हम हॉर्मुज की खाड़ी तो खोलेंगे, हम हॉर्मुज की खाड़ी तो खोलेंगे, लेकिन जो सिक्योरिटी होगा, उसका जो नेविगेशन होगा, यानी कंट्रोल हमारा होगा। सोचिए, ट्रंप ये भी मान रहे हैं। इसके अलावा फुल कंपनसेशन देना हो, मुआवजा देना पड़ेगा जो युद्ध में जहां जहां नुकसान ईरान का हुआ। और इससे भी बड़ी बात है जो कि ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां बरसों बरस से लगी हुई हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ईरान ट्रेड नहीं कर सकता, ईरान इंटरनेशनल कॉमर्स में नहीं जा सकता, ईरान जो है तेल नहीं बेच सकता, गैस नहीं बेच सकता मार्केट वैल्यू, उन पाबंदियों को हटाना पड़ेगा मिस्टर ट्रंप। उस पर भी सोचिए बातचीत हो रही है। अब दोस्तों, ये बातचीत इस्लामाबाद में शुक्रवार से शुरू हो रही, जिसमें अमेरिका भी रहेगा, जिसमें ईरान भी रहेगा, पाकिस्तान निगोशिएट करेगा, उसमें चाइना का भी कहीं ना कहीं समर्थन है, सऊदी अरब का भी समर्थन है। लेकिन क्या ये बात सही है कि ट्रंप पूरी तरह से सरेंडर कर गए? ट्रंप की फजीहत भी हुई और ट्रंप को शिकस्त भी मिली, और ईरान जिसको आखिरकार जीत भी मिली, और कहीं ना कहीं ईरान ने इतिहास को भी बदला है। इन सारे सवालों के साथ मुझे लगा कि बॉबी नकवी साहब, जो मिडिल ईस्ट के बड़े अखबार गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे, 24-25 साल मिडिल ईस्ट की रिपोर्टिंग करी, ईरान की रिपोर्टिंग करी, सऊदी अरब की रिपोर्टिंग करी, इजराइल की भी रिपोर्टिंग करी, अमेरिका को भी समझा, उस पूरे इलाके को जानते हैं जहाँ ये जंग चल रही थी और जहाँ ये समझौता हो रहा है। बॉबी नकवी साहब को ज़रूर सुनिए, क्योंकि आपको एक अलग व्यू भी मिलेगा इस पूरे मामले में। बॉबी साहब, ये जो फैसला हुआ है युद्ध विराम का,
क्या हम इसको ऐसा देखें कि एक तरह का ये ट्रम्प का सरेंडर है और क्या ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है? देखिए दीपक जी, ये इसका जब एनालिसिस किया जाएगा इस सीज फायर के अनाउंसमेंट में, तो इसमें कई चीज़ें निकल के आएंगी। ऑन द फेस ऑफ इट तो हमें वही लगता है कि ट्रम्प साहब जो है टैको कर गए, जो उनके बारे में कहा जाता है कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखिए ये बहुत बड़ी एक कहना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डिफीट है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब के साथ दिक्कत ये है कि वो अपना बार जो है अपना खुद वो इतना ऊंचा करते हैं। कल तक वो कह रहे थे कि पूरी सिविलाइजेशन को साफ कर दूंगा, ईरान को नेस्त नाबूद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जैसा आपने कहा कि वहां दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। और जो उनकी जो डेडलाइन रात के 8 बजे ईटी टाइम यानी अमेरिका में 8 बजे रात को वो खत्म होनी थी, उसके 2 घंटे पहले एकदम आनन फानन में उन्होंने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। आनन फानन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो सारे जो स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने पोस्ट किए हैं वो बिल्कुल बड़ी जल्दीबाजी में ड्राफ्ट किए गए लगते हैं। और उसमें कुछ गलतियां भी हैं, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पोस्ट में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जितने भी बड़े मीडिया चैनल हैं, फॉक्स न्यूज़ है, CNN है, सब एकदम भौचक्का रह गए कि ये कैसे एकदम सीज फायर कर दिया। तो जाहिर बात है, मेरा जो पहला जो रिएक्शन है वो ये कि ये सिर्फ एक टैक्टिकल रिट्रीट नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए, एक ये बहुत बड़ी टैक्टिकल डिफीट है। जी, 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 उन्होंने बातचीत शुरू होने से पहले ही हार मान ली। और जी, रही बात ईरान की, तो ये ईरान के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है अपनी आगे की जो उनकी जो बड़ी मांगे हैं वो पूरी करवाने के लिए। देखिए, इसमें जो अग्रीमेंट जो उन्होंने भेजा है, जो अग्रीमेंट का जो मसौदा भेजा 10 पॉइंट का, खास बात यह है जी। कि उनके 10 पॉइंट के मसौदे पे अब बात होगी ईरान की। ये सबसे बड़ी जीत है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने पहले 15 पॉइंट का प्रोग्राम दिया और उसको ईरान ने खारिज किया पब्लिकली कि हमें एक भी शर्त कबूल नहीं है, और उसके बाद ईरान अपना 10 पॉइंट की शर्तें देता है, प्रोग्राम देता है, और ट्रंप उसे कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हम ईरान की शर्तों पर बात करेंगे। तो क्या हम ये माने कि ईरान अपनी शर्तों पर उसने अमेरिका को तैयार किया, मजबूर किया बात करने के लिए? इसका मतलब क्या ये जो युद्ध था, इसका रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में था और ये युद्ध एक तरह से अगर मैं कहूं तो अमेरिका की हार हुई है? देखिए, शुरुआत से ही हम लोगों ने एक कंसिस्टेंट स्टैंड मेंटेन किया है कि ईरान का जो है पलड़ा भारी है। ईरान के पास जो लेवरेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का था, उसको बहुत बखूबी, बहुत स्मार्टली, बहुत ही ब्रिलियंटली उसको इस्तेमाल किया है। आज की अगर क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे कि पहले ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपना स्टेटमेंट डाला, सीज फायर अनाउंस किया, उसमें उन्होंने ईरान के 10 पॉइंट पे के एजेंडा के बारे में जिक्र किया। जी, जी। अमेरिका के 15 पॉइंट का एजेंडा का डिक्लेरेशन और नहीं किया। इजराइल तो गायब ही हो गया। जी। उसके बाद फिर अब्बास अरक्ची का ट्वीट आया, उसमें जो है सुप्रीम काउंसिल का उन्होंने स्टेटमेंट को पोस्ट किया और कहा कि सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है वो 10 पॉइंट उन्होंने रिलीज किए। उस 10 पॉइंट में से 2 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 वो क्या है? रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। 5 नंबर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? Establishing a protocol and conditions to ensure freedom and security of navigation in the Strait of Hormuz। यानी ये एक तरह से रिकॉग्निशन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात मान ली है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ईरान का सिक्का चलेगा। जी, 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 बड़ी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को के ऊपर ईरान जो है जब जिसको अंदर ले जाएगा, अंदर इजाजत देगा, उसके लिए बैरियर उठाएगा, जिसको नहीं जाना देगा उसके लिए बैरियर जो है बंद रखेगा। मतलब आप ये कह रहे यानी हैं कि सारा सारा जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है हॉर्मुज की खाड़ी का, वो अब ईरान करेगा। एक और मैं इसमें कहना चाह रहा था आपसे, एक और इसमें पॉइंट है कि फुल कमिटमेंट टू लिफ्टिंग सैंक्शंस ऑन ईरान।
ये पॉइंट नंबर 7 है कि ईरान पर अमेरिका ने जितनी पाबंदियां लगाई हैं, उसके व्यापार पर, उसके तेल बेचने पर, उन पाबंदियों को भी अमेरिका उठाएगा। ये कितनी बड़ी जीत है ईरान की। ये बहुत बड़ी जीत है। देखिए, इस जंग के बाद जो है ये सारी चीजें, ये बहुत बड़ी जीत है। हालांकि इसमें बहुत सारी कंडीशन जो है ईरान पहले टेबल पे रख चुका था 28 फरवरी को जंग से शुरू होने से पहले, एक्सेप्ट जो नई चीज इसमें आई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये, जब इस जंग की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये लिखी जाएगी कि उन्होंने जंग शुरू होने से पहले जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का कोई जिक्र नहीं था, JCPOA में कोई जिक्र नहीं था जो बाराक ओबामा ने साइन करी थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और नेतन्याहू ने ये जंग शुरू करके ये नया एंगल, ये नया जो टोल गेट है, ये इसका जो है शगुफा छोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उस गल्फ में एक तरह से वो वहां पे आ गया। मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप ने इस जंग के बाद हॉर्मुज की खाड़ी को गिफ्ट कर दिया एक तरह से ईरान के लिए। बिल्कुल, 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 बिल्कुल जी। एक और बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त पूरे मध्य एशिया में, बल्कि मैं कहूँगा पश्चिम एशिया में, चाहे जितने भी मुल्क हैं, टर्की हो या इजिप्ट हो या सऊदी अरब हो, ये जो बड़े मुल्क हैं, क्या अब सबसे बड़ी ताकत के साथ ईरान उभर के आया है सामने? जी, बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पिछले साल जब जून 2025 में जब ये जंग हुई थी 12 दिन की, उस वक्त भी ईरान ने अपना सिक्का जमाया था। ईरान ने ये प्रूव कर दिया था कि हम, यू कैन नॉट मेस विद ईरान। ईरान इज नॉट लिबिया और इराक। ईरान जो है 90 मिलियन लोगों का एक मुल्क है, एक सुपर पावर है, एक रीजनल सुपर पावर है। उनके पास 40-50 सालों से सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके बावजूद उनका बहुत ही एडवांस एक डिफेंस प्रोग्राम है। दूसरे कई सेक्टर्स में ईरान साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मेडिसिन में बहुत आगे है। तो ये ईरान की सेल्फ सफिशेंसी जो है वेरियस सेक्टर्स में, और उनका जो नेशनहुड का जो उनका जो विजन है, और जो एक शहादत की जो उनकी जो जज्बा है, जो उनका वो है, उससे देखिए ईरान जो है हमेशा एक एक बहुत ही मजबूत मुल्क के रूप में उस रीजन में देखा जाता है। इसीलिए इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा ईरान से ही नजर आता था। इसीलिए नेतन्याहू साहब जो है पिछले 40 सालों से ये ख्वाब देख रहे थे कि अमेरिका उनके साथ मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर दे, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको ओबलाइज किया और नतीजा आज आपके सामने है। बॉबी भाई, एक और बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते, जो खामनाई से जिनके अच्छे ताल्लुकात थे, या फिर इंदिरा गांधी होती या नरसिम्हा राव होते, क्या आपको लगता है कि आज भारत, जिसके जीसीसी देशों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, सऊदी अरब हो या यूएई हो या कतर हो या कुवैत हो, सबसे अच्छे संबंध हैं, ओमान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, ओमान के बादशाह तो भारत के ही पड़े हुए हैं, क्या भारत इसमें पिछड़ गया और मोदी जी जो जंग के ठीक पहले मुहाने पे जो इजराइल गए, वो गलती थी, और इसका सारा लाभ जो है, मौके का फायदा पाकिस्तान उठा ले गया? दीपक जी देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा कि जब जंग की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी, इस जंग की, ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो एक छोटा सा सब टेक्स्ट जो है वो भारत की डिप्लोमेटिक ब्लंडर के बारे में भी लिखा जाएगा। यानी मोदी जी जो जंग के फौरन बिल्कुल जस्ट पहले 25 फरवरी को तेल अवीव में थे और वहाँ की संसद में भाषण दिया, और उसके बाद वहाँ फिर एक वॉर मेमोरियल में गए। मेरे ख्याल से वो उस विजिट की कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो एक बहुत बड़ी गलती थी, गलती साबित हुई है। हालांकि उसके बाद इस गलती को उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और ईरान से फिर राब्ता कायम किया, और अपने तेल के कुछ और जहाज निकालने के लिए कुछ निगोशिएशंस किए हैं। देखिए, भारत और ईरान के जो रिश्ते रहे हैं वो हर लेवल पे रहे हैं, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक और तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मजबूत रिश्ते थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज भी ये रिश्ते जो हैं बने रहेंगे। और
हालांकि ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि भारत क्या आगे क्या रोल अदा करता है और नहीं, लेकिन अगर अगर वो इजराइल नहीं गए होते बॉबी भाई, इजराइल अगर नहीं गए होते मोदी जी, तो आज बेटर उस पर वो होते प्लेटफॉर्म पे, इंडिया बेटर प्लेटफॉर्म पे होता। जी बिल्कुल, देखिए भारत की जो गल्फ की जो 6 कंट्रीज़ हैं, उनसे काफ़ी करीबी रिश्ते हैं, उनसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी हैं। इस बार देखिए पाकिस्तान जो है वो बाजी मार ले गया। पाकिस्तान देखिए एक बात मैं यहाँ साफ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो ये मीडिएशन कर पाया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह से कर पाया है क्योंकि उसके सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं सऊदी अरेबिया के साथ। देखिए इस पूरे मसौदे में पूरा जो हुआ जो सीज़ फायर जो डिक्लेयर हुआ है, इसमें मेरी समझ से कि गल्फ कंट्रीज का खास तौर पे से सऊदी अरेबिया का एक मेजर रोल रहा है। अभी तक हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इसमें गाइड किया है कि कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, किन किन बिंदुओं पे हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे मुझे यकीन है कि फ्राइडे से पहले, जब फ्राइडे को ये नेगोशिएशन शुरू होंगे, उससे उससे पहले हमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि इसमें गल्फ कंट्रीज का क्या स्टैंड है, इस सीज फायर के ऊपर क्या उनकी पोजीशन है और ख़ास तौर पे से पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे उन्होंने क्या पोजीशन ली है। जी। जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि उम, अली ख़ामनेई मरहूम अली ख़ामनेई जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी ये जो मिसाइल पॉलिसी थी कि हमें एक ऐसी मिसाइल बनानी है, ऐसी मिसाइलें बनानी हैं जो दुनिया की सुपर पावर को भी कहीं न कहीं शिकस्त दे सके। ये जो मिसाइल पावर थी कि 1.5 टन, 2 टन यानी 2000 किलो का बारूद उसमें, हाइपरसोनिक, हाई स्पीड और मिसाइलों से जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के जहाज़ों को गिरा दिया या इज़राइल की कमर तोड़ दी। ये जो मिसाइल पावर थी, ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। देखिए आयतुल्ला अली ख़ुमैनी साहब की शहादत को दो तरीके से याद रखा जाएगा। पहला, जो उन्होंने 2003 में जो फतवा दिया था न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ में, उन्होंने कहा था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, अगेंस्ट है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम परसू नहीं करेंगे। दूसरा, जो उन्होंने ईरान की डिफेंस और ईरान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो इन्वेस्टमेंट करवाया है, जो खास तौर पे से जो मिसाइल प्रोग्राम में जो अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इसी प्रोग्राम की वजह से ईरान आज इतने दिनों से करीब 1 महीने से ऊपर जो है ये अमेरिका से और इसराइल से जंग लड़ रहा है और मैदान में डटा हुआ है और इन दो कंट्रीज के ऊपर खासा जो है उन्होंने डैमेज किया है। ये दो चीज़ों के लिए आयतुल्ला अली खुमैनी साहब को हमेशा याद रखा जाएगा। जो उनके दूसरे जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये दो चीज़ जो है वो बहुत दे स्टैंड आउट। पहला, उनका कंसिस्टेंट जो है स्टैंड कि न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग परसू नहीं करेंगे, उन्होंने फतवा दिया। दूसरा, जो उन्होंने पूरी कंट्री मिसाइल में पावर। अपना जो इंडिजिनस जो मिसाइल प्रोग्राम बनाया है वो काबिल तारीफ है। जी। जी। बड़ी बात गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे और मिडल ईस्ट में 24-25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे बॉबी नकवी साहब ने कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कि एक तरह से शिकस्त है ट्रंप की और एक बड़ी फतेह, बड़ी जीत ईरान की है। इसमें बहुत बड़ा रोल अली खामनेई का है, मरहूम अली खामनेई का है, जिन्होंने एक तरफ तो न्यूक्लियर वेपन पर फतवा जारी किया कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएँगे, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हम इसको नहीं बनाएँगे। लेकिन मिसाइल प्रोग्राम को जितनी ज़बरदस्त तरीके से पिछले 20 साल में उन्होंने एस्टैब्लिश किया, आज उसी मिसाइल ताकत से इज़राइल भी झुका, उसी के मिसाइल ताकत के आगे जो है पूरी गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो भी सख्ते में आ गईं और अमेरिका के कई जहाज़ गिर गए। अमेरिका भी कहीं न कहीं एक कदम पीछे चला और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रंप साहब जो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि हम ईरान में पूरी तरह ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे, कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। वो ट्रंप ने ईरान की 10 शर्तों को कबूल किया जिस पर बातचीत होने जा रही है और थोड़ा बहुत चलते-चलते भारत का भी ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए। वाजपेयी जो खामनाई से मिले, पीवी नरसिम्हा राव जो खामनाई से मिले, जो भारत के संबंध रहे, भारत हमेशा तेल सस्ती दरों पर ईरान से लेता रहा। ईरान ने ही कश्मीर में भी भारत का साथ दिया। सिर्फ़ एक ऐसा मुस्लिम मुल्क था। उस ईरान को भुलाकर इज़राइल की गोद में बैठना, जिस इज़राइल की आज ये जो समझौता, वो कोई हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है।
वो एक गलत डिसीजन भी माना जाएगा, वरना आज नेगोशिएशन टेबल पर भारत होता जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बहरहाल कुल मिलाकर ईरान के लिए एक बढ़िया खबर है, और इस खबर से जो एक लास्ट लाइन निकल रही है कि अगर आपके पास अपनी ताकत है, आप अपनी लड़ाई अपने दम पर लड़ते हैं, तो ट्रंप को भी झुका सकते हैं, अमेरिका को भी झुका सकते हैं। बॉबी भाई, आप इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।